बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, स्पष्ट कीजिए। या बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, नव निश्चयवाद टेलर की देन है, ग्रिफिथ टेलर की देन है, जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है, स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बेटा और एक अलग तरीके से भी आ सकता है, नव निश्चयवाद की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऊपर आपने देखा इनडायरेक्ट तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया था और यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है, नव निश्चयवाद की कोई 3 विशेषताएं बताइए। सबसे पहले तो आपको बताना है ये विचारधारा किसने दी थी। तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट लाइन से क्लियर है, इस विचारधारा के जनक फादर कौन है? ग्रिफिथ टेलर हैं, ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इसकी पहली विशेषता है बेटा, यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटा कि यह विचारधारा एक बीच का मार्ग प्रदान करती है, जिसमें कि ना तो हम ये कहेंगे कि निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति के कंट्रोल में रहता है, ऐसा भी नहीं है इसमें, और पूरी तरीके से संभववाद मतलब मानव ने प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया, ऐसा भी नहीं होता इस विचारधारा में। तो होता क्या है, प्रकृति के साथ मिलकर मनुष्य अपने विकास को आगे बढ़ाता है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जब मनुष्य विकास करता है तो ध्यान रखता है प्रकृति का नुकसान ना हो, और प्रकृति भी मनुष्य को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास नहीं करती है। तो इस तरीके से नवनिश्चयवादी विचारधारा क्या है? निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का एक मार्ग है, जो विकास का मार्ग कहलाता है। नंबर 2, इसकी क्या विशेषता है? यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। बहुत क्लियर है ये अपने आप में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। नंबर 3, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो रहा है, ना ही प्रकृति से स्वतंत्र होकर जी सकता है, क्योंकि उसको अपने हर काम में नेचर के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना और उसे विनाश से बचाना होगा। नवनिश्चयवादी विचारधारा कहती है कि हम नेचर के रूल्स को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को डेवलप करें, साथ ही साथ रिसोर्सेज का शोषण ना करें और अपनी नेचर को विनाश से बचाएं। बेटा इसका पॉइंट 5 है, प्राकृतिक देनों का उपयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। प्रकृति की देन क्या है बेटा? हमारे संसाधन। तो जब हम उनका उपयोग करें तो हम ये देखें कि कहीं हम उनका दोहन तो नहीं कर रहे, शोषण तो नहीं कर रहे। हमें एक सीमा में रहते हुए ही उनका सुप्रयोग करना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए, उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, ना ही उनको वेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन से बचाना। तो बेटा आपने अभी पढ़ा नवनिश्चयवाद की कोई 3 विशेषताएं, और 3 नंबर के क्वेश्चन में भी बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें आपको 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी के पास ये सपोर्ट मटेरियल है, तो उसके पेज नंबर 8 से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन पेज नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 16, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। इसका बेटा फर्स्ट पॉइंट है, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। प्रौद्योगिकी होती क्या है? ये होती है टेक्नोलॉजी, जो कि ज्ञान से, शिक्षा से आती है, विज्ञान के प्रचार प्रसार से हमें प्राप्त होती है, विज्ञान के उपयोग से प्राप्त होती है। तो तकनीक के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? अब हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अगर हम साइंस के, नेचर के रूल्स फॉलो करते हैं तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो जब भी हम नेचर के रूल्स फॉलो करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे इन्वेंशंस कर पाएंगे।
ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट हमको ज़्यादा क्लियर करता है, मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही तकनीक का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण का नियम, ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। पॉइंट नंबर 3, डीएनए तथा आनुवांशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। ये पॉइंट में बेटा हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपना रोग बताते हैं, तो डॉक्टर हमसे हमेशा पूछता है कि आपके घर में किसी और को भी ये रोग है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, या इस तरीके की कोई और प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा हमसे पूछता है कि आपके घर में और किसी को भी डायबिटीज़ है, दादा दादी, नाना नानी, या और किसी को घर में। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या ये जो बीमारी है ये पेरेंटल है, इनके डीएनए में है। तो इस तरीके से कई सारी बीमारियों पर उनका रहस्य जाना जाता है और फिर उसी हिसाब से आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई बताते हैं, उपचार बताते हैं। तो इस तरीके से कई बीमारियों पर विजय प्राप्त की जा चुकी है। पॉइंट नंबर 4, वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति के चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। हाँ, बिल्कुल सही। वायु के गति के नियमों को जाना तभी तो हमने जेट वायुयान, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इन सभी को चलाने में महारत हासिल की, इनका इन्वेंशन किया। और अगर हम वायु के गति के नियमों को नहीं जानते तो आज भी हम उड़ नहीं पाते। इसका पॉइंट 5, प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 पॉइंट्स वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लिखना और समझा। कैसे लिखेंगे इसे? आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, शॉर्ट में ही लिखना है। ये आपका साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट आंसर देंगे तो आपको टू द पॉइंट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब इसके साथ में ही इससे अगला क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम अभी के अभी आपसे क्लियर कर लेते हैं, आपके संग डिस्कस करते हैं। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जहाँ जहाँ मनुष्य पहुँच गया है प्रकृति के पास, वहाँ वहाँ मनुष्य ने अपनी छाप छोड़ी है। उसके द्वारा बनाई गई कोई ना कोई आकृति आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों का उपयोग। जो बेटा पहाड़ियाँ होती हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो वो तो पहाड़ ही थे, लेकिन उन पर भी खेती कर कर मनुष्य ने सीढ़ीदार खेत, चरागाहों का निर्माण करके अपनी छाप छोड़ दिया, क्योंकि वो मानव निर्मित होते हैं। ऐसे ही महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग। महासागर तो महासागर था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? नाव, जहाज तैराकर और यात्रा करके उसे मार्ग के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तरीके से वहाँ भी मनुष्य की अब छाप अंकित हो गई। उच्च भूमियों पर विश्राम स्थल। आपने पुरानी पिक्चरों में अधिकतर सुना होगा, डॉक्टर्स कहते थे आपकी पत्नी को आप कहाँ ले जाइए? पहाड़ी स्थान पर ले जाइए, ठीक है ना, किसी पर्वतीय क्षेत्र में घुमाकर लाइए, इससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसा होता है, हिल्स पर जाकर वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है और वहाँ जाकर क्या होता है, हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे चेंजेस आते हैं। एकदम आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आपको बहुत अच्छे सीन देखने को मिलेंगे, तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और हेल्थ में बहुत अच्छी रिकवरी होती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण। हाँ, अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष था, उसे किसी ने नहीं छुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? मानव ने अपने ज्ञान और तकनीक के बल पर अंतरिक्ष में भी बहुत सारे सैटेलाइट और बहुत अन्य चीज़ें छोड़कर, रॉकेट और अन्य चीज़ें भेजकर क्या किया? वहाँ पर भी अपनी छाप अंकित कर दी। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मनुष्य ना पहुँचा हो। कृषि, खेती करना, नगर में पुलों का निर्माण करना, ये सभी और अन्य उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि मनुष्य ने सभी जगह अपनी छाप अंकित कर दी है।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी चैप्टर के, चैप्टर 1 के। बेटा पेज नंबर 10 पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये इन्हें 1 अंक वाला कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। ये क्वेश्चंस अभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई है। पहले एग्जाम्स में केवल 7 क्वेश्चंस आते थे और अभी 18 आने लगे हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो बेटा अन्वेषण और विवरण भी है, भूगोल में उदार आधुनिकवाद भी है, क्षेत्रीय विभेदन भी है। क्या नहीं है? प्रकृति का मानवीकरण। आपको चैप्टर 1 में मैंने बताया भी था, तो इसका सही आंसर है प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, संभववाद का जो संबंध है वो विडाल डीला ब्लाशे से है। ये बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनको बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के संबंधों का अध्ययन है। अब ये पूछना चाहता है इन दोनों कथनों में से ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या डी दोनों में से कोई सही नहीं है। तो बेटा इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं। मतलब कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 22, मानव भूगोल की निम्न परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 1 हडिंगटन, 2 एलन सी सैंपल, 3 विडाल डीला ब्लाश, 4 ग्रिफिथ टेलर। तो बेटा ये जो डेफिनेशन है ना, इसका संबंध है एलन सी सैंपल से। क्वेश्चन नंबर 23, विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत था, उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा का समर्थन करता है? ये बेटा आरंभिक वाली विचारधारा है जो सबसे पहले थी, जिसमें नेचर ने ह्यूमन को कंट्रोल किया हुआ था और ह्यूमन की सभी एक्टिविटीज नेचर के कंट्रोल में थी। उसका अपना डेवलपमेंट नहीं था, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, वो पूरी तरीके से प्रकृति का गुलाम था। और बेटा कौन सी विचारधारा है ये? वेरी गुड, निश्चयवादी विचारधारा, निश्चयवाद। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, समुद्र विज्ञान। वेरी गुड, समुद्र विज्ञान नहीं है, ये किसका एक पार्ट है बेटा? भौतिक भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 25, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है? पर्यावरण निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद, प्रत्यक्षवाद। बेटा ग्रिफिथ टेलर का जो संबंध है वो नव निश्चयवादी विचारधारा से है। याद है ना आपको, ये ना ही निश्चयवाद है ना ही संभववाद है, ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है, जिसमें मनुष्य प्रकृति की देखभाल करते हुए अपना विकास करता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए, या निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, भू आकृति विज्ञान मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। रेडजेल ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया। नंबर 3, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। नंबर 4, मानव द्वारा विशाल नगरीय प्रसार निश्चयवाद का सूचक है। तो बेटा इसका सही आंसर है नंबर 3, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है।
तो बेटा आज हमने लेसन 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया है आपका लेसन 1, बुक 1 लेसन 1। और लेसन का नाम क्या था बेटा? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको कवर किया है। उम्मीद है आप इनको अच्छे से समझ के इनका लाभ ज़रूर उठाएंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू।